नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी। शर्मा जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, जिस प्रकार से अगर मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो आपका जब पदार्पण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे स्थान पर थी जिसको पराभव कह सकते हैं। उसके तुरंत बाद सरकार का गिरना कांग्रेस की, फिर उसके बाद 29 विधानसभा के उपचुनावों में जाकर सरकार की पुनर्स्थापना, और कतिपय कारणों से अब फिर एक बार आप उपचुनावों में हैं। और ये उपचुनाव वैसे तो सरकार के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जनता की नब्ज के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस कहती है कि उस समय जनता नहीं समझ पाई, लेकिन अब जनता समझ गई है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। तो कौन से सबक की बात करते हैं ये लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नवीन जी, जो आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी उत्तरोत्तर प्रगति पर ही है। मैं आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेतृत्व रहा हो, और हम लोग तो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित दल है, इसलिए हम सब मिलकर के एक सामूहिकता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर प्रगति जो कर रही है, मुझे ये काम मिला और मेरा ये प्रयास सतत ये रहा है कि एक तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते से, चाहे उम्र में अनुभव में, दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इतने सीनियर लीडर्स मध्य प्रदेश के हैं, उनके तुलना में मैं अपने आप को अभी छोटा ही मानता हूँ, लेकिन उसके अनुरूप तैयार होना उन सबके आशीर्वाद से, उन सबके सहयोग से, और लगातार ये प्रयास भी है, मेरे मन के प्रयास भी हैं और उनके द्वारा भी मेरे ऊपर कहाँ मुझे करेक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहला दल होगा जिसके अंदर इस प्रकार की पद्धति है कि अपने कार्यकर्ता को तैयार करना। तो उस दिशा में उन सब लोगों के समय में भारतीय जनता पार्टी का जो काम बढ़ा है, उस काम में गति कैसे देना, उस काम को आगे बढ़ाना, ये भूमिका बनकर के प्रयास मेरा लगातार है। और जहाँ तक ये जो बाई इलेक्शन के चुनाव हैं, एक इंसिडेंस था मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, एक बहुत बड़ी घटना मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो चल रही थी, वो पूरी तरीके से 15 महीने में मध्य प्रदेश का हाल ये हो गया था कि अब मध्य प्रदेश कहाँ जाएगा। आम जनता त्राही त्राही इस बात को करने लगी थी कि नेता का पता ही नहीं था नेता कहाँ है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ, जनता से कनेक्टिविटी नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। वो तो वल्लभ भवन में बैठ कर के, मुझे लगता है कि शब्द ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वल्लभ भवन में बैठ कर के काम चल रहा था और हिसाब किताब हो रहे थे, उसका दुष्परिणाम था कि जनता बिल्कुल इस मूड में आ गई थी कि अगर मध्य प्रदेश में हो क्या गया ये। एक और माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, दिन भर गरीब कल्याण की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, लोगों के लिए बनाना, लोगों के साथ जनता की कनेक्टिविटी, सुख दुख में खड़े होना, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार कर रहा था। तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी, बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में सबने मेहनत की और जनता ने समर्थन दिया। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के नाते से, जैसे हमारा नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश काम कर रहा है, बाकी हमारी इतनी सीनियर लीडरशिप काम कर रही है, जिन्होंने इतना काम खड़ा किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो माहौल देश के अंदर था, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट देश के अंदर आज हर विधानसभा में, या मैं तो ये कहूँगा गर्व के साथ कि किसी भी कोने में भारत के आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं का व्यापक लाभ और इम्पैक्ट इस देश के अंदर है। उसका परिणाम मुझे लगता है कि लोगों ने, जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के उसमें जनता ने पुनः 28 विधानसभा में चुना, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 4 जो एक लोकसभा 3 विधानसभाएं, इसमें भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरोत्तर प्रगति की है, तो जैसा आपने कहा कि आपके साथ अनुभवशील लोग थे, वो अपने जगह पर एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ये तो सिर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी स्थिति थी कि एक व्यक्ति जिसको संगठन को संवारने का काम दिया हो, संगठन को सहेजने का काम दिया हो, और वो जैसे ही संगठन में आते हैं
शुभंकर सिद्ध होते हैं, कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अगर इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए तो जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया, और जब वो संबोधन कर रहे थे मैं स्वयं उस संबोधन का साक्षी था, तो आदरणीय बीडी शर्मा जी ग्वालियर चंबल अंचल के एक प्रखर नेता के तौर पर जाने जाते थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनका भारतीय जनता पार्टी में आना, चुनाव में जाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थकों का एडजस्टमेंट, उनको ये ना लगे कि वो एक ऐसे परिवार में आए हैं जहां मान सम्मान की कमी है, क्योंकि वो इसी संताप से जूझ के आए थे। तो एक चैलेंज नहीं था, मल्टीपल चैलेंजेस थे। फिर संगठन के विस्तार में उनकी समायोजन, तो इन सब को करने के लिए जो सूझबूझ, जो कौशल था, वो क्या मना स्थिति रही होगी, कैसे बिठाया, एक शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को, ना विपक्ष बोल पाया, ना संगठन में से कोई असंतोष के स्वर फूटे, और जो परीक्षा थी उसमें तो 100% पास हुए। नवीन जी, इसके बारे में एक बात मैं अवश्य आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का अथाह विश्वास है और कार्यकर्ताओं की जो श्रद्धा है अपने नेतृत्व के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समयानुकूल परिवर्तन में इस आधुनिक तकनीक में भाजपा कैसे सुसज्जित हो सकती है, ये उन्होंने बेहतर तरीके से पूरे देश के संगठन को खड़ा किया। उसका परिणाम यह है कि माननीय नड्डा जी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से लगातार अथक मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ताओं ने जो निर्णय किया, मतलब हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को कार्यकर्ताओं ने इस रूप में कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी ये लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने कहा भी, आप उस समय थे कि उन्होंने कहा था कि मैं कुछ करने के लिए मन में आता है तो कांग्रेस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आज हमको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ में देश में अगर मैं कुछ करने का सोचता हूं तो करने की भूमिका मेरी बन सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो भाव है और ये विश्वास लीडर के प्रति देश के अंदर जागृत हुआ है, उसका एक परिणाम है लोगों का इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ। बाद में मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ताओं ने इस बात को, एक शब्द आपने सुना होगा, मैंने लगातार इलेक्शन कैंपेन में 28 विधानसभाओं के चुनाव में कहा था कि भाजपा का कार्यकर्ता इमोशनल ही न बने, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता इमोशनल ज्यादा रहता है। 100 काम होंगे, एक काम गलती से नहीं हुआ हो। आज सड़कों का जाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के चतुर्भुज योजना से लेकर के अटल जी ने प्रारंभ किया, नितिन गडकरी जी ने आज पूरे भारत को एक रोड टूरिज्म बना दिया। मैं तो उसको रोड टूरिज्म कहता हूँ, आजकल टूरिज्म होने लगा है रोड के अंदर। लेकिन एक छोटी सी रोड कहीं नहीं बनती है, कहीं गांव के मोहल्ले की, तो वो आदमी खड़ा होता तो हमारा कार्यकर्ता कहता अरे भाई ये नहीं हो रहा है। तो हमने ये कहा, कार्यकर्ताओं से अपील की कि इमोशनल तो रहना ही है, लेकिन पॉलिटिकल माइंड सेटअप बनाना है कि सरकार मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनी है, ये मित्र आए हैं, तो हमको निर्णय लेना है कि इनको जिताकर ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पॉलिटिकली मैच्योर्ड है। और मुझे गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने उस निर्णय पर सील लगाने के लिए ऐतिहासिक तौर पर मेहनत की और कांग्रेस को आईना दिखाया, और जनता ने भी आईना दिखाया कि कार्यकर्ता मेहनत करता है, जनता साथ खड़ी होती है। कि 28 विधानसभा के उपचुनाव में जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई थी, मध्य प्रदेश दुरावस्था की ओर जा रहा था, उस मध्य प्रदेश को बचाने का काम कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश की जनता ने किया। जिस प्रकार से आप हमेशा हर मंच से सहज स्वीकृति के तौर पर ये बात स्थापित करने का पूरा प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से इस बात कहते हैं कि मैं अपने वरिष्ठों के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी में एक अनुभवहीन कार्यकर्ता हूँ, नया कार्यकर्ता हूँ, उसे बड़ा दायित्व मिला है। ये सहजता अपने आप में अद्भुत है। लेकिन इसी सहजता को, आपकी इसी स्वीकृति को कमलनाथ जी कहते हैं कि जितनी जो है मेरा पॉलिटिकल कैरियर है ना, उतना तो उनकी उम्र नहीं होगी जब उन्होंने
नेकर पहनना नहीं सीखा होगा तब से वो सांसद हैं, इस टाइप का एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। आपने उसको भी बड़े बखूबी हैंडल किया। तो नेकर पे जो टिप्पणी की, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस टिप्पणी से ये साबित करना चाहती है कि भाई ठीक है, एक नए हाथों में नेतृत्व है, एक अनुभवहीन हाथों में नेतृत्व है, इसका कोई फायदा मिलेगा क्या उन्हें? देखिए, वो क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं। मेरा तो मानना ऐसा रहता है कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो एनएसयूआई के मेरे मित्र यूथ कांग्रेस के जब हम लोग साथ में बैठते थे तो मैं कहता था कि मुद्दों पर, विश्वविद्यालय के लिए, छात्र हितों के लिए हमको किसी एक मंच पर सामूहिकता के आधार पर भी आना चाहिए। और हम आते थे, इलेक्शन होते थे, झगड़े झंझट भी होते थे, लेकिन कभी हमने वैमनस्य नहीं बढ़ने दिया। मैं कमलनाथ जी का बहुत सम्मान करता हूं। कमलनाथ जी सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश के चाहे कैसे ही बने हो लेकिन मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद होता है मध्य प्रदेश का देश की राजनीति में। तो मैंने तो उनका बहुत सम्मान किया और मैंने ये भी कहा कि मैं तो उनसे उनके जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं तो सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आज लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मुझे अध्यक्ष बनना है तो मैंने तो ओपन मंच से अपने संगठन में भी इस बात को कहा कि जिम्मेदारी मिली है, अध्यक्ष बनने के लिए जो चाहिए उसको मैं धीरे धीरे अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कमलनाथ जी को उनकी जो खींच जिस प्रकार से सामने आई, मैंने तो केवल इतना कहा था कि पेंड्रा पेपर्स के अंदर जो जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर घोटाले में आपका और आपके बेटे का नाम आया है, एनआरआई बेटे का, जो आरोप मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन के अंदर लगते थे कि दलाली का अड्डा बना है, तो क्या आपके घर से भी इस प्रकार की दलाली, और पूरे देश ने इस बात को देखा, इंडियन एक्सप्रेस जैसे जिम्मेदार समाचार पत्र ने इसको समाज के सामने लेकर के आए, तो क्या कमलनाथ जी को इस बात का मध्य प्रदेश की जनता को जवाब नहीं देना चाहिए? अगर इतना मैं पूछता हूं कि भ्रष्टाचार में आप आकंठ डूबे हैं, ये आरोप नहीं, ये ऑन पेपर प्रूफ के आधार पर आप उसके आरोपी बन रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या उनको जवाब कमलनाथ जी को नहीं देना चाहिए? मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आप 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आप रेस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए। और इसी प्रकार से पहले भी जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए थे चुनाव के समय, जब उनकी 15 महीने की सरकार थी, मैंने चीजें उठाई थी। तो कमलनाथ जी को लगता है कि एक छोटा कार्यकर्ता, अनुभवहीन शब्द अगर वो उपयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो मैं, भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद भी है और मैंने इतनी मेहनत भी की है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मैंने भी इतनी लाठियां खाई हैं। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका गुंडेजिम हमने झेला है। मैं जबलपुर के अंदर संगठन मंत्री था, एनएसआई यूथ कांग्रेस के लोगों की एफआईआर नहीं होती थी, हमको जेल और थाने के अंदर डाल दिया जाता था। यही दिग्विजय सिंह है। अरे हमने तो इतना संघर्ष किया है कमलनाथ जी, आपका संघर्ष तो, आप एक कदम कोई संघर्ष नहीं किया होगा, वो सब मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ कि जिनके कारण से आप यहाँ तक पहुँचे, वो ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग करना हमारी संस्कृति में नहीं है। तो कमलनाथ जी ने जो शब्दों का उपयोग किया, मैंने तो कहा था कि अच्छी बात है, वो हम तो निक्कर पहन करके ही आगे बढ़े। हमारी तो संस्कृति में जो विचार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचार से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो हम तो उसको पहन करके ही आगे बढ़े हैं, उसको पहन करके इस विचार पर प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हो, जीवन भर करते रहेंगे। तो कमलनाथ जी का, अगर वो मुझे कहते हैं कि मैं अनुभवहीन हूँ या मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं उस समय निक्कर पहन करके नहीं निकला हूँगा तब वो सांसद बन गए थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उस नेतृत्व ने अगर मुझे इस योग्य समझा, तो मैं तो मेरे नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध हूं और उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन कमलनाथ जी के सर्टिफिकेट की मुझे लगता है मुझे जरूरत नहीं है। सर, जिस प्रकार से धर्म की बात आती है तो कांग्रेस, खासकर दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, जनता को बांटना चाहती है, धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती। ये कांग्रेस का ही चरित्र रहा कि आजादी के पहले भी और आजादी के बाद उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की और समाज में वर्गों में अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रलोभित करके वो करते रहे और डिवाइड करते रहे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास
और सबके विश्वास के मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम तो उस पर काम करते हैं, लेकिन धर्म समाज के अंदर हम उसको निकाल नहीं सकते। राजनीति में भी चाणक्य से लेकर भारत के राजनीतिक इतिहास में राजनीति में धर्म दंड ही सबसे महत्वपूर्ण है कि सत्ता में ठीक काम करना है तो धर्म के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इस देश के अंदर कहते हैं कि जो हमारी हिंदू धर्म के बारे में जो जीवन की पद्धति है, और जीवन की पद्धति अगर निकल जाएगी तो फिर समाज में सरकारों के लिए काम क्या होगा? तो उन जीवन पद्धति पर काम करना ही हमारी सरकारों का काम है कि मनुष्य अच्छे से अच्छा कैसे रह सकता है। तो चूंकि दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, ये हमेशा से हिंदू धर्म का जिंदगी भर से विरोध करते आए हैं और ये इसकी पॉलिटिक्स करते हैं। भाई जैसे कल अजय सिंह जी ने कहा कि चुनाव के दौरान कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत क्यों नहीं मिली, जमानत तत्काल मिलनी चाहिए थी, और देश के बच्चे तो अधिकांश लोग नशा करते हैं। क्या है, आप एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए बयान देते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने भी ये तय कर रखा है कि मेरी आलोचना होगी, लेकिन केंद्र में आदरणीय सोनिया गांधी जी मुझे तभी स्थान देंगी जब मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोलूंगा, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलूंगा, देश के जो हमारी संस्कृति है उसके खिलाफ में जाऊंगा, सेना के खिलाफ बोलूंगा, तो उनके नंबर बढ़ते हैं। तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग या कांग्रेस के जैसे लोग हैं, कांग्रेस में जो लीडरशिप है, वो इस पर उनके नंबर बढ़ते हैं। कितना आप सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, अपनी संस्कृति के खिलाफ बोल सकते हैं, तो इसके आधार पर उनको वहां स्थान मिलता है। मैं मानता हूं आप हिंदू धर्म के अंदर बाकी बातें करने का प्रयास करते हैं। दशहरा निकल के गया, अष्टमी चली गई, नवमी चली गई, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी ने एक बेटी का पूजन नहीं किया, एक कन्या को, अरे भारतीय संस्कृति है जिसमें आप पैदा हुए हो, तो आपको क्या डर लगता है? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि समाज इसी पर चलता है और समाज का यही मन है। तो हम समाज के मन के अनुरूप ही काम करेंगे। राजनीति में तो क्या हुआ, अगर हम सरकार में हैं तो क्या हुआ? समाज का मन ये है जिस पर आज कन्या पूजन से लेकर के इस प्रकार के धार्मिक उत्सव, ये भारतीय समाज की पद्धति है, समाज इन्हीं पर चलता है, तो उससे हम विमुख कैसे हो सकते हैं? लेकिन चूंकि कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप है वो संस्कृति के खिलाफ, देश के खिलाफ जाएंगे, तभी उनको नंबर अच्छे बढ़ते हैं और उनको स्थान कांग्रेस के अंदर मिलता है। आप जैसा कह रहे हैं कि ये नंबर बढ़ाने की पद्धति है, लेकिन अगर आप बनारस में देखें तो प्रियंका जी शिव जी का अभिषेक करती नजर आती हैं, मंच से माँ शक्ति की आराधना करती नजर आती हैं, उनके मंत्र पढ़ रही हैं। राहुल जी अभी वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे, वो कहते हैं हम भी धार्मिक हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। नहीं, ये तो वो कभी नहीं कहते कि हम हिंदू हैं, वो कहना ताकत से दे रहा है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, राजनीतिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचार है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पूरे देश के अंदर जिसका जो प्रभाव बढ़ा है, उसका परिणाम है कि इनको अब शिव जी का ही पूजन करना पड़ता है, इनको अब जाकर के ये भी कहना पड़ता है कि हम ये हैं, लेकिन ये देश को बताइए क्या है। इनको देश को बताना चाहिए कि आप हैं क्या, वो नहीं है, ये दिखावा है। हमारे तो व्यवहार में है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में तो ये व्यवहार में है, लेकिन आप ये दिखावा करने का प्रयास करते हैं कि कमलनाथ जी वैसे क्या करेंगे और वैसे जाकर के पूजन करने का प्रयास करेंगे। दिखावा कौन करता है ये जनता जानती है। तो आप समय पर व्यवहार में न रख करके आप कभी कभी इस प्रकार का दिखावा करते हैं, तो ये तो आपका है, हमारे तो व्यवहार के अंदर ही है। लखीमपुर खीरी में जो घटनाक्रम हुआ, आपने कहा कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, दोषी को सजा मिलेगी, मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो गया, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जितना पॉलिटिकल टूरिज्म लखीमपुर खीरी पे कर रही है, वहीं श्रीमान बिंदु की हत्या हो जाती है कश्मीर में। उनका वोटर आईडी पूछकर, उनकी आईडी कार्ड पूछकर, उनकी जाति पूछकर उनको आतंकवादी मारते हैं, तो कांग्रेस मौन धारण कर लेती है।
आप कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा इन मुद्दों पर डिप्लोमेटिक है, दो मुही राजनीति करती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है वहां वो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, बाकी जगहों पर मौन हो जाती है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, यह बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का चरित्र भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति पर ही वो जीवित रहे हैं। वो तुष्टीकरण करते रहे, कश्मीर के मामले में आज से नहीं। जब कश्मीर की मां बहनों के बख्श स्थलों पर पाकिस्तान जिंदाबाद गोदा जाता था, तब कहां थी कांग्रेस? जब देश का नौजवान, भारतीय जनता पार्टी के लोग या देशभक्त लोग या देश की चिंता करने वाले लोग कश्मीर के अंदर जाकर के कश्मीर का आंदोलन खड़ा कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने जनसंघ को खड़ा किया, वो इसी के लिए बलिदान हुए, धारा 370 के लिए। तो कांग्रेस की नीति हमेशा से दोहरी और तुष्टीकरण की नीति रही है। देश के अंदर जहां ऐसा लगता है, अब सागर के अंदर एक हमारे दलित भाई को जिंदा जला दिया जाता है, कमलनाथ की सरकार होती है। कहां जाते हैं कमलनाथ जी? कहां जाते हैं मानव अधिकारवादी? तो इस प्रकार के एक नहीं कई घटनाक्रम हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी देश में अस्थिरता लाने के लिए, देश में कैसे विघटन हो सकता है इसके लिए जो जो कदम वो उठा सकते हैं, भ्रम, झूठ, छल कपट और इस प्रकार के मुद्दों को राइज करने का जो प्रयास करते हैं, वो जानबूझ के करते हैं। घटना चाहे लखीमपुर खीरी की हो या कहीं की हो, अगर किसी ने गलत किया है तो वो नहीं बचना चाहिए, लेकिन किसी को फंसाना भी नहीं चाहिए। कि जिस प्रकार से कांग्रेस आज किसान आंदोलन के नाम पर जो देश के अंदर उसने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, अरे आप जिम्मेदार राजनीतिक दल हो, आपको हिंसा को प्रेरित कर रहे हैं। आपने जिस प्रकार से लाल किले पर उस समय जो किया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? भारत के लोकतंत्र में लाल किला हमारा एक आस्था का केंद्र है, वहां पर हमला करने में आपने अपना योगदान दिया। तो कांग्रेस देश के अंदर अस्थिरता लाने के लिए जो जो किया जा सकता है वो करती है। आपने देखा होगा कि आतंकवाद को भी, नक्सलवाद को भी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। क्या दिग्विजय सिंह जैसे लोग, मोहनचंद शर्मा जो बटाला हाउस के अंदर शहीद हुए, उसको फेक एनकाउंटर कह के आतंकवादी का समर्थन करने जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, जिसको बाद में सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। ये मैंने कहा ना, लीडरशिप ही ऐसी है जो इस प्रकार के काम करने पर ही वो आगे बढ़ सकती है। तो कांग्रेस अब अस्तित्वहीन है, कांग्रेस अब अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रही है, कांग्रेस अप्रासंगिक है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो राष्ट्रनीति है और हम उपचुनावों में भी विजय होंगे। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।